नीचे के माल में क्या होता है, एक तो ये जो फूल दिख रहा है ना आपको, ये गिरेगा नहीं। अच्छा, ये साथ में रहता है फ्रूट के, और ऊपर के माल में गिर जाता है। किसान को कम नॉलेज है कि मैं कौन सा खाद कब चलाऊं, कौन सी दवाई कब दूं, तो उसके लिए जरूरी है शेड्यूल जी। लेकिन हम अपन को इतना काम तो आना चाहिए ना कि अपन बेल को चारों तरफ धागे के लगा के अपन ऊपर चढ़ा सके, हार्वेस्टिंग कर सके, फुटान तोड़ सके, तो वो ह्यूमिडिटी बनी रहती है, प्रोडक्शन भी बढ़िया मिलता है जी। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, मैं आज पहुंचा हूं मिनी इजराइल, जो कि बसेड़ी गांव के अंदर है, जो मौजूद है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। खीरे की खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, खीरे की क्रॉप में खास करके मुख्य पॉइंट क्या क्या रहते हैं, कई किसान भाई को पता ही नहीं है। बेसल डोज कैसे डाला जाता है, कौन कौन सा बेसल डोज यूज में लिया जाता है, आगे शेड्यूल कैसे रखा जाता है, शेड्यूल बनाने से क्या फायदा मिलता है। कई किसान भाई वैसे ही दवा चला देते हैं, जो मर्जी दवा चला दी, जो मर्जी बेसल डोज डाल दिया, लेकिन आपको शेड्यूल बनाना कितना जरूरी है फसल के अंदर, वो भी आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं, जो आज के वीडियो में प्रैक्टिकल जानकारी देने वाले हैं आपको खीरे की क्रॉप के बारे में। बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम भरत मीणा, लालसोट दौलतपुरा का रहने वाला हूँ, और अभी प्रेजेंट में मिनी इजराइल बसेड़ी में रह रहा हूँ मैं जी। यहाँ पोली हाउस रेंट पे है और यही खेती कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, बसेड़ी गांव में या मिनी इजराइल में करीब कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? ये 14-15 से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। 14-15 से? तो एक ही 8-9 साल आप लगा के चल सकते हो। 8-9 साल से मैं ये रह रहा हूँ। करीब कितने पोली हाउस कर रखे हैं आपने प्रेजेंट में? अभी मेरे पास 6 पोली हाउस। 6 पोली हाउस है। दोनों भाई रहते हैं हम यहाँ पे जी। छोटा वाला भाई आपका, बड़ा वाला भाई? बड़े भाई है ये गिरिराज। अच्छा, तो दोनों भाई यहीं पे रहते हैं? दोनों यहीं रहते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अभी हमारे क्या है कि अब कोई किसान ये कहेगा यार तुम दोनों भाई 6 पोली हाउस कर लेते हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों भाई करते हैं, मिलजुल के करते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे पास 1 एकड़ चल रहा है जी। यानी ये थोड़ी जल्दी वाली फसल है, अगेती फसल है, तो इसको हार्वेस्टिंग चालू हो गई। हार्वेस्टिंग चालू आपकी? जो हार्वेस्टिंग चालू हो गई। अब ये जैसे बेल तारों पे पड़ जाएगी तो हमारा एक आंटों का काम फिनिश हो जाएगा, यानी बेल को चढ़ाने वाला काम फिनिश हो जाएगा। दूसरे में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, तीसरे में चालू हो जाएगी। तो ऐसे मतलब आगे पीछे करके चल रहे हैं। एक साथ तो 4 आदमी से 6 पोली हाउस होंगे भी नहीं जी। तो आगे पीछे हमारे चलते हैं, यानी कि रेगुलर खीरे चलते रहते हैं जी। और फिर सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, यहाँ पे पहले मतलब अच्छी पैदा होती थी, 12-12, 13-13 लाख के पोली हाउस होते थे। अब सबसे बड़ी समस्या आ गई कि यहाँ पे एक तो वायरस के ज्यादा होने लग गए और बिल्ट ज्यादा आने लग गई, तो इनको कंट्रोल करने में वो पेड़ की आधी सी क्षमता तो वैसे ही पूरी हो जाती है, तो प्रोडक्शन घट गया। और जैसे अपन मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में भी जैसे 25-30 रुपए किलो खीरे जाते थे पहले, अब तो 10-12 रुपए किलो ही जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो मार्केटिंग भी घट रहा है, प्रोडक्शन भी घट रहा है इनका। तो एक ही एक फसल बार बार होती है तो प्रोडक्शन अपने आप घट जाता है। तो क्या तरीका, मतलब कितना % मिलता है आपको यहाँ पे? जी 25% पे अपन है यहाँ पे, जो रेंट पे ले रखा है 25% अपन को मिल रहा है यहाँ पे। उसमें ये है कि जैसे अपना लेबर चार्ज है वो अपना है, बाकी जो बीज का है, खाद का है, या फिर कोई फर्टिलाइजर वगैरह आते हैं, या फिर पोली हाउस की जैसे बुआई जुताई का खर्चा है, वो टोटल मालिक का रहता है। अपना काम है अंदर काम करने का, बीज चुबाई से लेके एंड तक, यानी कि लेबर जो कॉस्ट लगती है या लेबर जो चार्ज होता है वो अपना है, वो पूरा अपना है। हाँ, या तो अपन स्वयं करें या लेबर लगा के करें, वो अपना मतलब काम करना अपना हिस्से में 25% हिस्से में अपन काम करते हैं और खर्चा पूरा मालिक का है। खर्चा मालिक का रहता है। अब जैसे ये माल यहाँ से लोडिंग होके मुआना जाता है, अब मुआना जाता है तो अपना 25% भी मुआना जा रहा है और 75% मालिक का भी मुआना जा रहा है, तो दोनों का एक साथ ही जाता है। तो अपना 25% किराया इसमें से जरूर करता है, क्योंकि माल अपना भी जा रहा है ना, इसलिए।
तो सर जी जैसे मान लो नया किसान भाई बार बार कमेंट भी करते हैं कि सर हम भी रेंट पे पॉली हाउस लेना चाहते हैं, तो आप शुरुआत में कैसे आए, मालिक से कैसे बात की, आपको पॉली हाउस कैसे मिला, थोड़ा वो भी बताइए। देखो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो अगर आप रेंट पे पॉली हाउस लेना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि मैं यार पॉली हाउस करूँ और मैं भी मिनी इजराइल में जाके ही करूँ, भाइयों वेलकम है मिनी इजराइल में सभी किसान भाइयों का, आके सीखो यहाँ पे, क्योंकि मैं भी यहीं आके सीखा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि आजकल तो मिनी इजराइल के किसान भी बहुत सियाने हो गए सब। क्यों? अब ये मिनी इजराइल के किसान शायद मुझे देखेंगे तो ये कहेंगे कि यार हमारी बुराई कर रहा है, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ। मिनी इजराइल के किसान पहले हर किसी को पॉली हाउस दे देते थे, चलो यार हम बता देंगे तो कर लेना, ठीक है। अब आजकल मिनी इजराइल वाले किसान क्या है, यार तू कितनी फसल तूने कर रखी है, कितना क्या कर रखा है, कितनी नॉलेज है तेरे को, क्योंकि किसानों को टाइम ही नहीं है। यहाँ के किसान इतने मतलब विकसित हो गए, विकासशील तो हो ही रहा है देश, लेकिन यहाँ के किसान इतने विकसित हो गए कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है, पॉली हाउस को देखने का टाइम नहीं है उनको। तो वो एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को रखना चाहते हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले तो आजकल क्या है कि मिनी इजराइल में एक क्रेज ही चल रहा है, ये मान के चलो कि भाई तूने कितनी फसल कर रखी है, क्या क्या तू जानता है। तो सबसे पहले मिनी इजराइल में आओ, वेलकम है सभी का। मिनी इजराइल ऐसी बात नहीं है, आपको पॉली हाउस मिलेगा। कई किसान ऐसे भी हैं, चल भाई हमारे तू कर ले खेती, हम तेरे को बता देंगे और तू कर आराम से। तो सबसे पहले तो ये है कि मिनी इजराइल में आने से पहले अपना कोई रिश्तेदार के अगर पॉली हाउस है या कोई आसपास के क्षेत्र से कोई हाईटेक खेती कर रहा हो तो उनसे थोड़ी जानकारी लो, या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लो कहीं जाके जी, और फिर आप करें तो बहुत अच्छा है रेंट पे। तो रेंट का एक ऐसा जरिया है जिसमें आसानी से काम सीख सकता है किसान भाई। बिल्कुल सीख सकता है साहब, लेकिन चलो ये मान के चलते हैं अपन बीमारियों के दवाइयों के बारे में तो चलो नहीं जानते, मालिक खुद जानता है, लेकिन हम अपन को इतना काम तो आना चाहिए नहीं कि अपन बेल को चारों तरफ धागे के लगा के अपन ऊपर चढ़ा सके, हार्वेस्टिंग कर सके, फुटान तोड़ सके, कौन सा कितनी साइज का फ्रूट तोड़ना चाहिए, ये नॉलेज होना जरूरी है जी। तो इम्पोर्टेंट चीजें होती है हाईटेक खेती की, वो आपके जरिए किसान भाई तक पहुंचाना चाहूंगा। जैसे आप शुरुआत में पॉली हाउस की तैयारी करते हैं, जुता है तो कोई भी कर लेता है, बेड भी बना देता है, लेकिन जो बेसल के रूप में आप खाद डालते हैं, थोड़ा वो बता दी, 1 एकड़ में कौन कौन सा खाद लेते हैं, देखो साहब मैं आपको शुरू से ही जानकारी दे देता हूँ इन चीजों की। ये फसल मान लो ये खाली हो गई, ये खाली होने के बाद में अपन अगली फसल की तैयारी करते हैं। तो अगली फसल की तैयारी करते हैं तो अपन को पहले सबसे पहले इसमें एरा निकालना पड़ता है कि ये बेड फूट जाए, जमीन में मिल जाए, पूरी लेबल करके फिर बाजोत करनी पड़ती है। अब जब अपनी थोड़ी थोड़ी माटी सूख जाए, अपन को ये लगने लग जाए यार अपनी माटी सूख गई, तो उसके बाद में गोबर का खाद डालो, कम से कम 30 ट्राली, गला हुआ होना चाहिए। अगर अपन सोल राइसन करें तो कच्चा खाद भी चलेगा, अगर अपन सोल राइसन नहीं कर रहे डायरेक्ट फसल लगा रहे तो गला हुआ खाद होना चाहिए। खाद डाल दिया, खाद डालने के बाद में अपन पॉली हाउस की जितने क्षेत्र में जमीन है यानी कि 4000 वर्ग मीटर में 4000 वर्ग मीटर में फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करो। सिंचाई करने से फिर उसमें वो मतलब खाद थोड़ा गीला हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। फिर इसमें एरे निकालो, जोत निकालो, मेजड़ा ये पटवास दो। फिर ये सब देने के बाद में मतलब रोटोवेटर जो आता है वो रोटोवेटर भी इसमें चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खाद जो अपना डाला हुआ है वो एक तो कांकरी नहीं रहनी चाहिए खाद की, और मिट्टी दोनों एक हो जाती है। ये बाजोत हो गए, अपन को लगने लग गया कि यार अपने पॉली हाउस की माटी खूब सूख गए, अपने बेड डालेंगे उसमें गीली माटी नहीं आएगी, तो बेड डालो। बेड डालने से पहले 1 एकड़ में 1 DAP, 1 कट्टा 50 किलो का जो बैग आता है, और 2 सिंगल सुपर फास्फेट के और 1 पोटास का, 3 चीजों को मिक्स करके पूरे में बिजाई कर दो जमीन में, पूरे पॉली हाउस में बिजाई करके फिर जोत निकाल के फिर बेड डाल दो। अब बेड डालने के बाद में कि बेसल डोज कौन कौन से डाले, अब अलग अलग किसानों के अलग अलग है कि कोई क्या डालता है कोई क्या डालता है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ एक पॉली हाउस में कम से कम 25 किलो माइक्रोराइजा होना चाहिए। 25 किलो माइक्रोराइजा डाल दो, और सर्दी की फसल ले रहे तो अपन 10 से 12 किलो सल्फर डाल सकते हैं। और जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, पेसिडोमाइसिन है, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं ऑर्गेनिक, तो वो भी अपन बेडों में डाल सकते हैं। तो माइक्रोराइजा का तो काम है जड़ों का विकास करना, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पेसिडोमाइसिन का काम है कि फंगस को रोकना। फिर अपन बेड डाल के सर्दी की फसल करें तो मल्च लगानी चाहिए। अक्टूबर बैच में अगर अपन बीजारोपण करें तो मल्च लगाओ, मल्च लगा के बीजारोपण करो, ताकि जमीन की जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहती है।
अपन सर्दी में ही रजाई क्यों ओढ़ते हैं कि अपने शरीर में ह्यूमिडिटी बनी रहे, इसलिए तो वो ह्यूमिडिटी बनी रहती है, प्रोडक्शन भी बढ़िया मिलता है जी, इसलिए मल्च लगाई जाती है। और गर्मी की अगर फसल है, बीज से बीज की दूरी 24 इंची कम से कम रहनी चाहिए, 24-12 के हिसाब से बीज रहना चाहिए। जी जी। बेड की ऊंचाई अपनी कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए ऊंचाई। अब यहाँ रेतीली मिट्टी है, यहाँ 1.5 फीट का बेड बनाने के बाद में पूरे बेड में पानी अच्छी तरह नहीं फैलता है, तो यहाँ पे बेड की ऊंचाई कम रखी जाती है कि पानी अच्छी तरह फैल जाए। तो जैसे हिसाब से देखते हैं, जैसे कई कंपनी वाले हैं, जैसे बायर वाले हैं, सेजेंटा वाले हैं, मल्टीप्लेक्स वाले हैं, या अपने जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट है वो भी यही कहते हैं कि उनके जो विचार देखते हैं उसके हिसाब से कि 1.5 फीट की बेड की हाइट होनी चाहिए, 2 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए, बीज से बीज की दूरी 24 इंची होनी चाहिए, बीज का गैप 12 इंची होना चाहिए जी। कोई सा भी जो किसान भाई को जो वेराइटी पसंद है वो लगाओ और फिर बीजारोपण करो। बीजारोपण करने के बाद में अच्छी तरह पानी चलाओगे, अपना पूरा बेड गीला हो जाए। पूरा बेड गीला होने के बाद में बीज अपना गर्मी में 3 दिन में अंकुरित हो जाएगा, सर्दी में 4, 5, 6 दिन, 7 दिन तक अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में गर्मी में तो अपन को फसल ही कह देगी मुझे पानी पिलाओ, 4-5 दिन में कह देगी। सर्दी में 15 दिन तक पानी नहीं दे तो भी कोई परवाह नहीं रहती है फसल की, लेकिन सर्दी में 15 दिन में और गर्मी में 4-5 दिन में पानी चला देना चाहिए ताकि जड़ें अच्छी चल जाए। ये तो रहता है सब बीजारोपण का सिस्टम जी। और सर जी बाद में जैसे अपना पौधा अच्छी तरह से अंकुरित हो गया, उसके बाद में कई किसान भाई शेड्यूल बनाते हैं, खासकर फर्टिगेशन शेड्यूल। तो फर्टिगेशन शेड्यूल आप बनाते हैं या फिर वैसे ही चलाते हैं? देखो फर्टिगेशन शेड्यूल का मैं आपको बता दूं, जिस किसान को कम नॉलेज है कि मैं कौन सा खाद कब चलाऊं, कौन सी दवाई कब दूं, तो उसके लिए जरूरी है शेड्यूल जी जी। और जो एक्सपर्ट किसान है जिसको प्रत्येक बीमारी का पता है कि मेरे पेड़ में क्या बीमारी है, किस पोषक तत्व की कमी चल रही है, मैं कौन सा पोषक तत्व दूं, उसको आवश्यकता नहीं है शेड्यूल की जी। क्योंकि वो पेड़ को देख के, पेड़ के पत्तों को देख के अपने आप चला देगा कि मेरे को यार इस चीज की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, पोटास की आवश्यकता है, मैग्नीशियम की आवश्यकता है, या आयरन की आवश्यकता है, या फेरस की आवश्यकता है। जो पेड़ को कमी महसूस होती है वो उस हिसाब से चला देता है। लेकिन जो नए क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए शेड्यूल जरूरी है। शेड्यूल के हिसाब से चले तो पोषक तत्वों की कमी नहीं आती है जी। तो आज आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अपनी क्रॉप कितने दिन की हो चुकी है करीब? हाँ, ये आप मान के चलो 55-60 दिन के आसपास हो गए, 65 दिन के आसपास हो गई। 65 दिन के आसपास। कितनी बार हार्वेस्टिंग कर ली इसमें आपने? अभी तो साहब नीचे की हार्वेस्टिंग चल रही है, 4-5 रोज हो गए हार्वेस्टिंग किए हुए। नीचे की जो मतलब अपना जो फ्रूट सेट होता है ना वो भी अभी फिनिश नहीं हुए। अच्छा, यानी कि 1-2 तुड़ाई और होगी, उसके बाद में नीचे का हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अभी कहाँ पे माल सेल कर रहे हैं, क्या दाम चल रहा है? अभी माल जा रहा है मुहाना जा रहा है। यहाँ से मतलब जो हार्वेस्टिंग करके पॉलीथीन बैग भरा जाता है, बैग को भर के यहाँ पे ये तोल कांटा रखा हुआ है, इसमें तुलाई की जाती है 22 किलो की। अच्छा। और 22 किलो की पैकिंग करके पेपर लगा के बाहर रख देते हैं। पिकअप आएगी, यहाँ पिकअप में लोडिंग होगा और मुहाना मंडी में जाके बिकेगा जयपुर। प्रेजेंट में क्या दाम? प्रेजेंट में साहब अभी मार्केट नहीं है, अभी 13-14 रुपए किलो के आसपास मार्केट है। जो भी नए खीरों का, अच्छा, आड़तियों ने एक और शेड्यूल अपना लिया, नया खीरा इस भाव बेचना है, पुराना खीरा इस भाव बेचना है। बाकी खीरा तो जो आएगा वो नया ही आएगा जी। बिल्कुल आपकी बात सही है, खीरा पेट के आएगा, नया आएगा, वो पुराना तो हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है साहब, मैं बताऊं ना, यहाँ मिनी इजराइल में बीमारियां थोड़ी ज्यादा आती है। नीचे का जो फ्रूट आता है ना, इसकी शाइनिंग और साइज बेस्ट रहती है। अच्छा अच्छा। और जो ऊपर बेल बढ़ती जाती है तो थोड़ी शाइनिंग भी कम हो जाती है, फ्रूट की साइज भी थोड़ी 19-20 हो जाती है। तो और जैसे ऊपर यहाँ तक का माल अपन ने सही ले लिया, तारों तक का, फिर आगे का जो माल रहता है। अब नीचे के माल में क्या होता है, एक तो ये जो फूल दिख रहा है ना आपको, ये गिरेगा नहीं। अच्छा। ये साथ में रहता है फ्रूट के, और ऊपर के माल में गिर जाता है। तो ये पता लग जाता है कि भाई ये ऊपर का माल है, ये नीचे का माल है, इसलिए वो रेट अलग अलग कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर 1 एकड़ का खर्चा जानूं आपसे मैं, कितना खर्चा हो जाता है यहाँ पे मिनी इजराइल में? देखो साहब, 1 एकड़ का मैं आपको प्रत्येक चीज का खर्चा बता दूं। यदि अपन 20 ट्राली खाद गोबर का डालते हैं तो 20 ट्रॉली का मतलब है कि 1500 रुपए के हिसाब से एवरेज लगा के चले तो 30-35 हजार का तो अपने को खाद हो जाता है। और 10-12 हजार का अपने डीजल चला जाता है, यानी 50 हजार का तो अपन बेड बनाते तब तक खर्चा है। जी जी जी। फिर अपने बीज की वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है साहब, 2 रुपए से लेके 9.5 रुपए तक का बीज है, अपन कौन सा ला रहे हैं जी। लेकिन एवरेज अगर 50 हजार का 60 हजार का अपने बीज लगाएं तो 1 लाख रुपए का तो बीजारोपण तक खर्चा है अपना। फिर इसमें आवश्यकता पड़ती है दवाइयों की।
केमिकल भी आते हैं, ऑर्गेनिक भी आते हैं, पोषक तत्व भी आते हैं। अब जैसे अपन फर्टिलाइजर देते हैं, इसे अपन केमिकल नहीं बोल सकते साहब। जैसे अपन कैल्शियम दे रहे हैं वो केमिकल में नहीं है, मैग्नीशियम दे रहे हैं वो भी केमिकल नहीं है, आयरन दे रहे हैं ना वो केमिकल है, फेरस दे रहे हैं वो भी केमिकल नहीं है। केमिकल ओनली आता है तो क्या आता है, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जी। ये जो अपन दे रहे हैं फर्टिलाइजर, ये केमिकल नहीं है, ये पोषक तत्व माने जाते हैं। ये पोषक तत्व आपने भी सुना होगा, अपनी जमीन में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सब चीजें है ना। अब केवल इनको जानने की जरूरत है कि अपनी जमीन से इनको डेवलप कैसे कराएं, कैसे किया जाए जी। तो ये चीजें समझने की है। तो मतलब लगभग एवरेज 1 लाख का अपने फर्टिगेशन का दवाई आ जाती है, अगर कोई बीमारी नहीं है। 2 लाख एवरेज आप खर्चा मान के चलो एक फसल का। एक फसल का। कितने टन माल निकाल लेते हैं आप एक फसल से? आप देखो सब, अगर कोई बीमारी नहीं आई तो 60-65 टन के आसपास माल निकल जाता है। तो एक एवरेज अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक फसल कितने की सेल कर देते हैं मार्केट? 7-8 लाख का नॉर्मल एवरेज आता था। इतना आ जाता है। हाँ। तो खर्चा निकाल करके एक फसल से कितना बचा लेते हैं? अब ये देख लो ना, आप 2 लाख अपन ने खर्चा लगा दिया उसमें, तो 2 लाख खर्चा लगा, 8 लाख की फसल हो गई। 8 लाख में से 25% में रेंट के हिसाब से अपने 2 लाख आ गए। 2 लाख आपके, ठीक है। 2 लाख मालिक का खर्चा हो गया, 4 लाख, फिर 4 लाख बच रहे। अगर 8 लाख का पोली हाउस होता है तो एक पोली हाउस से रेंट पे आप बचा रहे हो 4 लाख रुपए दोनों फसल से। बिल्कुल 12 महीने का। बिल्कुल साहब। अब जैसे कोई बीमारी आ जाती है, फसल सक्सेस नहीं होती। अभी मिनी इजराइल की मैं आपको बात बता दूं, 2 साल से 2 लाख से लेके 6 लाख पे पोली हाउस पहुंच रहे हैं। 2 लाख का भी हो रहा है, 4 लाख का भी हो रहा है, 3 लाख का भी हो रहा है, 6 लाख का भी हो रहा है, 7 लाख का भी हो रहा है। इनसे ऊपर किसी की सुना नहीं, 2 साल से किसी की सुन नहीं रही भाई ऊपर हो रहा है। ये जरूर है। अभी हमारी पिछली फसल थी 9 लाख के आसपास हुई थी एक पोली हाउस में, 2-2 हजार के 2 थे उनमें। बढ़िया थी फसल, बीमारियां भी नहीं आई थी, और पहले खूब अच्छी फसल होती थी सब। 13-13, 14-14 लाख के पोली हाउस होते थे। यही पोली हाउस 12-12, 13-13 लाख के होते थे। अब इनमें क्या है, थोड़ा सोलराइजेशन हमने भी क्या है कि फसलों के चक्कर में, ज्यादा लालच के चक्कर में, क्या सोलराइजेशन में फसल ले लेंगे, सोलराइजेशन करेंगे इतने दिनों में, तो उस चक्कर में सब प्रोडक्शन घट गया। जी बिल्कुल। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।